हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल सहरावत कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। उम्मीद करता हूँ बेहतरीन एफर्ट लगा रहे होंगे और ऐसे ही चीज़ जान से लगे रहिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारत में जितने भी यूनानी राज्य हुए, ठीक है, जितने भी यूनानी राज्य हुए उनके बारे में पढ़ेंगे, उनसे क्या क्या क्वेश्चन बनने वाले हैं जितने भी यूनानी राज्य हुए। इससे पहले हमने मौर्योत्तर काल के जितने भी वंश हुए, मौर्योत्तर काल के बाद आए थे जो ब्राह्मण साम्राज्य में थे, पिछली वीडियो में उनको क्लियर किया मौर्य वंश पढ़ने के बाद, ठीक है। तो अब जिनमें मोस्टली थे ये सुंग वंश हो गया था, जैसे पुष्यमित्र सुंग ने उसकी वो की थी संस्थापकता, फिर सातवाहन वंश आ गया सिमुख संस्थापकता, और उसके बाद चेदी वंश था, उसमें खारवेल एक प्रमुख शासक हुआ। उनसे क्वेश्चन बन रहे थे जो उनके बारे में डिस्कस कर लिया था। तो अब ये डिस्कस करने वाले दोस्तों भारत में जितने भी यूनानी राज्य हुए, ठीक है। और वैसे तो सिकंदर भी यूनानी राज्य था, ठीक, ये यूनानी शासक था, ये हिंदी यूनानी शासक बोलते थे उसको। सिकंदर के बारे में हमने पढ़ ही लिया है ये मौर्य वंश से पहले। तो दोस्तों, मौर्य वंश के बाद कुछ समय बाद मतलब जो ये शासक आए उस समय, वैसे तो सिकंदर ने वहाँ पर एक मध्य एशिया में एक जगह थी जिसका नाम था बैक्ट्रिया, ठीक है, उसको भी जीत लिया था। और काफ़ी सारे काबुल, कंधार, अफगानिस्तान भी उस टाइम में इंडिया में पड़ता था, और उत्तर पश्चिम भारत के जितने भी एरिए थे उन सभी को उसने जीत लिया था। तो उस इन सब के बाद वहाँ पर तो आगे थे यूनानी, लेकिन उसके बाद फिर जब कुछ बाद के समय बाद कुछ यूनानी शासक आए, उनसे क्वेश्चन बन जाते हैं, और उनके बाद अलग अलग उन्होंने अपने राज्यों की स्थापना करी यहाँ पर आकर। सिकंदर ने, वैसे तो सिकंदर यूनानी था, हिंदी यूनानी, लेकिन उसने किसी राज्य को नहीं स्थापित किया था दोस्तों। यहाँ किसी राज्य का शासक नहीं बना था, लेकिन इसके बाद के जो यूनानी आए वो यहाँ पर शासक भी रहे, और उन्होंने मतलब अपने राज्यों की भी स्थापना करी, वंश की भी स्थापना करी दोस्तों। तो चलिए देखते हैं इससे क्या क्या क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछता है पेपर बनाने वाला, जो हिंदी यूनानी आए थे जिन्होंने आक्रमण किया था इंडिया के ऊपर, उसके बाद अपना अधिकार स्थापित किया था इंडिया के क्षेत्र पर, तो उनका क्रम क्या था, पहले मतलब कौन से वंश के आए, फिर कौन आए, उसके बाद किस वंश के, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों ये क्रम देख लो एक बार, यूनानियों का आने का क्रम आपको प्रॉपर याद होना चाहिए, क्योंकि ये आपसे पूछेगा कि सबसे पहले कौन आए थे, ठीक है। सबसे पहले आए दोस्तों हिंदी यूनानी बोलेंगे उनको, और इसमें जो भी शासक आए, जो आए उनके बारे में पढ़ेंगे, उनसे क्या क्वेश्चन निकलेंगे। उसके बाद शक वंश के आए दोस्तों, फिर पहलव वंश आए, और फिर कुषाण आए, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आपको पता होगा कुषाण काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, कनिष्क काल था। तो इस तरीके से काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला था दोस्तों इन यूनानी शासकों से। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन और दोस्तों, जैसे क्वेश्चन पूछता है भारत पर सबसे पहले विदेशी आक्रमण किसने किया। भारत पर सबसे पहले विदेशी आक्रमण दोस्तों ईरान का था, ना कि यूनान का। सबसे पहले ईरान का, फिर यूनानियों का आक्रमण हुआ था दोस्तों सिकंदर के टाइम पर। अब बात हो रही है आक्रमण की। तो ईरान का, उसको पर्शियन भी बोल देते हैं दोस्तों ईरान को, ठीक है, ये याद रखना। सबसे पहला विदेशी आक्रमण किसका था, ईरानियों का या पर्शियन का, ऐसे बोल देते हैं। और किसने किया था, साइरस द्वितीय ने किया था दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे, 100% पूछेगा दोस्तों। और उन्होंने मतलब वंश क्या था उनका, जो ईरानी आए थे साइरस द्वितीय था, तो उनका वंश भी पूछ लेता कि किस वंश के थे जिन्होंने पहले आक्रमण किया। वो थे दोस्तों हखामनी वंश के, ठीक है, याद रह जाएगा। तो यवनों का आक्रमण हो गया, ये पहले हिंदी यूनानी आए, फिर शक, फिर पहलो, फिर कुषाणों ने आकर अपने यहाँ पर अधिकार स्थापित किए। तो अब इनसे क्या क्या क्वेश्चन बन रहे हो देख लो एक बार। तो क्वेश्चन पूछता दोस्तों, ये जो उस टाइम में बैक्टीरिया था, जैसे मध्य एशिया में हो गया बैक्टीरिया, इंडिया से बाहर थी ये जगह, तो वहाँ भी युद्ध हो रखा था उस टाइम पे। और उस टाइम पे वहाँ युद्ध हो रहा था, कुछ शासक तो वहाँ बिजी थे, तो कुछ नेतृत्व कर रहे थे, उनसे क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि ये टाइम तो यूनानियों का चल रहा ना, क्योंकि उसी टाइम कुछ यूनानी शासक इंडिया की तरफ आ गए थे आक्रमण करने के लिए। तो उसी टाइम बैक्टीरिया का युद्ध चल रहा था वहाँ पर। तो क्वेश्चन बनता दोस्तों, बैक्टीरिया का युद्ध था जो, उसका नेतृत्व वहाँ पर कौन कर रहा था उस टाइम पे यूनानियों के, जब उन्होंने भारत की तरफ आना शुरू किया। तो बैक्टीरिया का विद्रोह हो रहा था दोस्तों उस समय पर। ये बात है 250 ईसा पूर्व की,
ठीक है। तो उस समय बैक्टीरिया के विद्रोह में दोस्तों उसका नेतृत्व किसने किया? डियोडोटस प्रथम ने। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, बैक्टीरिया के विद्रोह का नेतृत्व किस शासक के द्वारा किया गया? डियोडोटस प्रथम ने। और भारत पर आक्रमण, वो तो वहाँ पर बिजी था, लेकिन एक यूनानी शासक इंडिया की तरफ बढ़ गया तो उसने भारत पर आक्रमण कर दिया था, ठीक है। तो उसका नाम क्या था? डेमेट्रियस प्रथम। वो क्या था? डियोडोटस प्रथम, जो वहाँ पर था उस टाइम में बैक्टीरिया का नेतृत्व किया। और ये डेमेट्रियस प्रथम जिसने इंडिया पर आक्रमण कर दिया 190 ईसा पूर्व के आसपास की बात है, 220 से 190 ईसा पूर्व के आसपास की। तो इसने दोस्तों अपनी राजधानी बनाई। तो पूछ लेगा ये जिस यूनानी शासक ने भारत पर आक्रमण किया उसका तो आपको पता ही है। तो उसने सबसे पहले अगर अपनी राजधानी कौन सी बनाई तो दोस्तों साकल उसने राजधानी बनाई थी। याद रखना नाम क्या थी उनकी राजधानी? साकल। पूछता है दोस्तों राजधानी। और साकल जैसे आज का आधुनिक सियालकोट है, आधुनिक सियालकोट को ही साकल बोलते थे दोस्तों। उसके बाद जैसे डेमेट्रियस आ गया, डेमेट्रियस ने भारत पर आक्रमण कर दिया। तो उसके बाद उसी के साथ एक और राजा आ लिया पीछे कुछ समय बाद ही, जिसका नाम था यूक्रेटाइडस। क्या नाम था दोस्तों? यूक्रेटाइडस। बस नाम ही याद रखने हैं यार, वैसे तो कुछ नहीं इसमें, लेकिन जो बता रहा हूँ आपको। वैसे तो कई भाई के मैसेज आते हैं कि यार इसको कैसे याद करें, इनके वंश याद करने में काफ़ी परेशानी होती है। तो अगर आप एक फ्लो के साथ पढ़ोगे ना दोस्तों तो आपको सब कुछ याद होगा। तो थोड़ा रिवीजन तो हर एक चीज़ लेती है। अगर मान लो कोई कठिन वर्ड दिख रहा है, हो सकता है 2 बार रिवीजन ज़्यादा हो जाए, तो क्या फ़र्क पड़ता है उसमें। तो अगर आप फ्लो के साथ पढ़ोगे या फिर बीच बीच में से कहीं या प्रॉपर गाइडेंस के बिना पढ़ोगे दोस्तों, क्या पढ़ना क्या छोड़ना है, तो उसमें आपको कुछ भी याद नहीं होगा। तो देखिए यूक्रेटाइडस आया, इसने राजधानी बना ली अपनी तक्षशिला। और जैसे क्या हो गई, तो एक तो डेमेट्रियस आ गया था उस टाइम पे भारत में, एक है यूक्रेटाइडस है। तो इस तरीके से जो यूनानी आए वो 2 कुल में बट गए दोस्तों। इनके बाद जो भी यूनानी आए इन्हीं कुलों में ऐड होते गए, क्योंकि बाद में एक तो डेमेट्रियस कुल में डिवाइड हो गए और एक को यूक्रेटाइडस युग, ठीक है, ये कहा गया। ये दो युग कहे गए दोस्तों, यूक्रेटाइडस और डेमेट्रियस। अब इनमें बट गया। जो भी इसके बाद आते गए शासक है उनको कुछ को तो वो इसके साथ जुड़े डेमेट्रियस के साथ है, तो उनको डेमेट्रियस कुल में रखा गया। और जो यूक्रेटाइडस के साथ जुड़े, यूक्रेटाइडस के साथ है, उनको दोस्तों इस कुल में रखा गया, ठीक है। तो इस तरीके से 2 कुल में डिवाइड हो गया था। तो एक प्रसिद्ध शासक है दोस्तों, जैसे 2 कुल में तो डिवाइड हो गया, तो एक प्रसिद्ध शासक है जो वहाँ का उस टाइम पे हिंदी यवन आए थे, जितने भी यवन आए थे ये, तो उनमें सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली शासक हुआ दोस्तों मिनांडर। आपने नाम तो सुना ही होगा, मिनांडर। तो मिनांडर दोस्तों किस कुल में था? वो था डेमेट्रियस के साथ जुड़ गया था दोस्तों, वो डेमेट्रियस कुल में था, ठीक है। और इसी कुल का था मिनांडर। और कब की बात है ये? 160 से 120 ईसा पूर्व के लगभग की बात चल रही है दोस्तों ये। और उसने मिनांडर ने क्या किया, आके बौद्ध धर्म अपना लिया था। बौद्ध धर्म कब अपना था? सबसे पहले तो उसने एक बौद्ध विद्वान था, नागसेन नाम है जिसका दोस्तों, उसके साथ कुछ मतलब प्रश्न उत्तर किए, उनसे कुछ बातें की। ये उसमें इन सभी का वर्णन कहाँ पर किया गया दोस्तों? ये क्वेश्चन पूछता है। मिलिंदपन्हो नामक एक बौद्ध ग्रंथ है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आता है। ये मिलिंदपन्हो निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ है, या मिलिंदपन्हो का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से है दोस्तों, क्योंकि एक बौद्ध ग्रंथ है। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा हुआ कई बार, मैंने इसकी चर्चा बौद्ध धर्म में भी की थी, बौद्ध धर्म वाली वीडियो में जब बताया था सब कुछ। तो मिलिंदपन्हो एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें क्या कहा गया है, जिसमें वर्णन किया गया है कि जो नागसेन था बौद्ध विद्वान, उसके और मिनांडर के बीच में कुछ वार्तालाप का जिक्र किया गया दोस्तों, जिसमें मिनांडर के तो प्रश्न होते थे। मिनांडर जो हिंदी यूनानी शासक था वो तो सवाल जवाब कर रहा था, और उत्तर कौन दे रहा था? नागसेन है। तो इस बारे में मिलिंदपन्हो में कहा गया दोस्तों ये बातें सब है। तो मिलिंदपन्हो का मतलब क्या होता है? मिलिंद के प्रश्न,
मिलिंदपन हो, मिलिंद के प्रश्न, ये अर्थ होता है दोस्तों इसका। ये मिलिंद के प्रश्न मतलब मीनांडर को ही मिलिंद कहा जाता था, किसमें, बौद्ध साहित्य में, बौद्ध ग्रंथों में दोस्तों मीनांडर को मिलिंद कहा गया, इसलिए कह देते हैं मिलिंद के प्रश्न थे उसमें और नागसेन के उत्तर, या फिर वैसे कहें तो मीनांडर के प्रश्न और नागसेन के उत्तर। तो ये हो गया दोस्तों इम्पोर्टेंट पार्ट, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे काफ़ी सारे, और इसके बाद ही उसने बौद्ध धर्म अपनाया था दोस्तों, ये सब सवाल जवाब होने के बाद। तो इस तरीके से हिंदू यूनानी शासकों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे वो मैंने आपको बता दिए सारा का सारा, बस नाम याद रख लेना। डियोडोटस पहले, डेमेट्रियस भारत में आया, नेतृत्व किया डियोडोटस ने, उसके बाद राजधानी बनाई साक्कल। एक और दोस्तों इसने राजधानी बनाई थी जो बाद कहा था यूक्रेटाइडस, यूक्रेटाइडस ने अपनी राजधानी तक्षशिला बनाई थी दोस्तों, ये दो राजधानी बनाई, साक्कल और तक्षशिला, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपका हो गया, इससे एक कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और निकलते हैं दोस्तों, ये स्पेस नहीं बचा था इसलिए एक बार और नोट करूँगा। नोट इसलिए करता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने और आपको प्रॉपर ये नोट्स बनाने का तरीका दोस्तों किस तरीके से बनाते हैं तो उसका थोड़ा आइडिया हो जाए। वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स बना लिया करो दोस्तों, या स्क्रीनशॉट ले लिया करो अगर आपके पास टाइम की कमी है, ठीक है। तो दोस्तों और जो इम्पोर्टेंट बातें हैं यूनानियों के बारे में, जो हिंदू यूनानी शासक थे, ये उन्होंने क्या क्या किया, मतलब क्या इंडिया के लिए फ़ायदेमंद रहा क्या नहीं, तो जो भी क्वेश्चन बनते हैं और भी बेस्ट क्वेश्चन बनते हैं आइए देखते हैं। तो इनके बारे में एक और क्वेश्चन आता है दोस्तों, ऐसे पहले मतलब वो कौन से शासक हैं जिनके सिक्कों में सबसे पहले मतलब कहा जा सकता है ये जिनके जारी सिक्कों में कि ये किसके द्वारा बनाए हुए हैं, तो इस तरीके के सिक्के किन शासकों ने जारी किए थे, तो वो किए थे दोस्तों हिंदू यूनानियों ने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनता है, ये ऐसे शासक थे पहले जिनके सिक्कों के बारे में कहा जा सकता था कि ये निश्चित ही किसके हैं, किसके द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो जो कि बहुत बार पूछा गया है, सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किसके द्वारा किए गए, सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए दोस्तों हिंदू यूनानियों ने। इन सोने के सिक्कों से दोस्तों कई क्वेश्चन बनते हैं, तो एक तो पूछता है सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए, वो किए हिंदू यूनानियों ने। एक पूछता है सबसे ज़्यादा शुद्ध मात्रा में सोने के सिक्के किसने जारी किए, वो किए दोस्तों कुषाणों ने, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, इसी वंश में है, ये भी हिंदू यूनानी ही थे। तो एक पूछता है सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के किसके टाइम पीरियड में हुए, वो हुए दोस्तों गुप्त काल में, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा गुप्त में और सबसे ज़्यादा शुद्ध सिक्के कुषाण में और सबसे पहले हिंदू यूनानियों ने जारी किए दोस्तों। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है आपसे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले सोने के जारी किए हिंदू यूनानियों ने। और एक क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, जो पर्दे का प्रचलन है इंडिया में किन के द्वारा किया गया, किन शासकों के द्वारा किया गया, वो किया गया दोस्तों यवन थे, जो हिंदी यवन शासकों के द्वारा पर्दे का प्रचलन किया गया, जिससे हमारा जो नाट्य शास्त्र है, जो नाटक बनाने की परंपरा थी और जो कुछ भी पर्दे पे बनाते थे उसमें उन्होंने कुछ योगदान दिया उसको सुधारने के लिए, ठीक है। तो पर्दे की शुरुआत है, पर्दे का प्रचलन किसके द्वारा किया गया दोस्तों, हिंदू यूनानियों के द्वारा शुरू किया गया। पेपर में पहले कई बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो एक आता है यूनानियों की जो कला होती थी, यूनानी आए जैसे इंडिया में, उन्होंने जिस कला को अपनाया तो उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहा जाता है, यूनानी कला को क्या कहा जाता है, तो आपको ऑप्शन में मिल जाएगा हेलेनिस्टिक आर्ट, ठीक है। उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, हेलेनिस्टिक आर्ट, याद रखना नाम, यूनानी कला को हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। और इसी आर्ट का जो आज हमारे इंडिया में जो कला है, गंधार कला, मथुरा कला, ये तो हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है यूनानी कला का, ये जिसकी वजह से हमारे इंडिया में भी गंधार कला का उदय हुआ, ठीक है। गंधार कला पनपने लगी किसकी, उसमें यूनानी कला का ही एग्जाम्पल है दोस्तों वो, उसी के देखते हुए तो उसी की तरह ही गंधार कला पनपी थी दोस्तों, उसी के द्वारा। तो गंधार कला का उदय इसी से हुआ था, यूनानी कला से, ठीक है, याद रखना। तो एक तो गंधार कला दी हमें यूनानियों ने, और जैसे जो हमारा कैलेंडर है जिसको हम आज के टाइम में यूज करें, शक संवत बोलते हैं जिसको, वो भी हमें यूनानियों ने ही दिया था, यूनानी ही दे के गए थे और उसी को हम यूज करें, जो कि हम पढ़ने वाले हैं आगे कनिष्क के काल में। और जो हमारा सप्ताह है, सप्ताह का 7 दिनों में डिवाइड करना कि इस दिन ये दिन होगा, तो वो किसके द्वारा किया गया, वो भी दोस्तों यूनानियों ने ही किया था, उन्हीं से हमें प्राप्त है ये भी, सप्ताह का 7 दिनों में विभाजन। तो एक है दोस्तों, जैसे नक्षत्रों को देखकर
अपने भविष्य के बारे में बताना किसी के, तो ऐसी कला का मतलब प्राप्त करना, नक्षत्रों को देखकर भविष्य बताने की कला हमें यूनानियों से ही सीखी। तो दोस्तों देख लो कितना फ़ायदा हुआ इंडिया में इनके आने से, इनके आक्रमण की वजह से काफ़ी विकास भी हुआ दोस्तों वैसे देखी जाए तो नक्षत्रों को देखकर ये कला भी इनसे सीखी। और एक आता दोस्तों ये जैसे पूछ लेता है, मतलब ये दीर्घकालीन टाइम पीरियड नहीं रहा है इनका, जैसे ये कह देता है कि सॉरी ये पूछता नहीं क्वेश्चन है, वैसे 50-50 चांस है, नॉलेज आपको पता होनी चाहिए कि ये कितने ज़्यादा टाइम तक रहे, कितने कम टाइम तक रहे। तो दोस्तों इनका टाइम पीरियड इतना ज़्यादा नहीं रहा वैसे, उसका रीज़न था कुछ है, तो उसका रीज़न था जो कि ये वैसे तो ये चरगाह थे वहाँ पर, जो भी कुछ थे ये चरगाह सूखने लगे थे, एक तो इनको चराने के लिए और किसी और चीज़ के लिए जो भी इनका सिस्टम था रहने का, जिस पर ये बेस्ड थे ये, तो वो सिस्टम ख़त्म होने लगा इनका, जो इनका आधार था वहाँ रहने का कुछ है, तो वो सूखने लगे। और एक जो चीनी सम्राट था उस टाइम पे क्या था, जिसने सबसे बड़ी ये दीवार, चीन की सबसे बड़ी दीवार का निर्माण किया, शी हुआंग ती ने दोस्तों सबसे बड़ी चीन की निर्माण किया था दीवार का, जो कि आपका भूगोल में भी पूछा जाता है। तो इसने सबसे बड़ी दीवार का निर्माण कर दिया बीच में, जिसकी वजह से भी उनको किसी कार्य में मतलब बाधा पड़ने लगी इधर उधर आने जाने में। तो इस वजह से जो कुछ कबीले थे उनके वो छोड़कर वापस जाने लगे दोस्तों। इस तरीके से इनका टाइम पीरियड इतना ज़्यादा नहीं रहा, बाकी जो भी टाइम पीरियड रहा इनका काफ़ी बेहतरीन रहा। इंडिया को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला हिंदी यूनानियों से। तो इससे हिंदी यूनानियों से, यूनानी राज्यों से जो भी क्वेश्चन बनेंगे बेहतरीन तरीके से बताए जाएंगे। और जो भी ये बता रहा हूँ आपको दोस्तों, इनमें से एक भी क्वेश्चन मिस मत करना, जो भी वर्डिंग बोल रहा हूँ एक भी वर्डिंग मिस मत करना, क्योंकि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहने वाली है। आपको किसी दूसरी बुक उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि हर बुक्स का निचोड़ आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जिन बुक्स को आप उठाने की कोशिश कर रहे हो। तो दोस्तों इसके बाद हिंदी यूनानियों के बाद कौन आए थे, शक आए थे इंडिया में, शक वंश। तो ये अब उनके बारे में पढ़ेंगे, उन्होंने क्या क्या किया, उनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है पेपर बनाने वाला। तो दोस्तों हिंदी यवन शासकों में ये जो यूनानी आए थे हिंदी यवन शासक के, तो उनमें शक वंश से रिलेटेड दूसरे नंबर पे शक आए थे, पहले हिंदी यूनानी आए थे। ये तो जो भी यूनानी शासक आए उनमें अब शक वंश के बारे में बात करेंगे। तो शक वंश से जो क्वेश्चन पूछता है मोस्टली बस इसमें एक काफ़ी प्रतापी शासक था, काफ़ी बेहतरीन शासक कह सकते हैं जिसको, तो वो था रुद्रदमन प्रथम, जिससे क्वेश्चन आता है दोस्तों। उसको अभिलेख लिखा था गिरनार या जूनागढ़ अभिलेख जिससे संबंधित है, और सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। तो इसलिए और इसमें शकों ने एक शक में ही दोस्तों ये वो शुरुआत हुई थी विक्रम संवत की, ठीक है। तो ये पूछ लेगा तो इससे, तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या आएगा इससे। शकों के बारे में बात हो रही है दोस्तों, कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे और चरागाह की खोज में आए थे। ये आपसे 50-50 चांस है पूछे जाने के, श्योर नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि पहले कभी नहीं आया है, मध्य एशिया से आए चरागाह की खोज में। और ये 58 ईसा पूर्व की बात है दोस्तों कि उज्जैन का राजा था कोई, तो उसने इनको हरा दिया था, ठीक है, शकों को हरा दिया था। और इसी की खुशी में उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी दोस्तों, ठीक है, कि उज्जैन के राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी, किसकी खुशी में, शकों को हराने की खुशी में। और इनको हराने के उपलक्ष्य में ही उन्होंने एक विक्रम संवत की शुरुआत करी थी दोस्तों। 58 ईसा पूर्व की बात है, उज्जैन का राजा था जिसने इनको हराया था और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी। एक और बात दोस्तों, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने में सबसे प्रख्यात, सबसे फेमस व्यक्ति था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसके बारे में अब हम आगे में उसमें गुप्त वंश में पढ़ेंगे दोस्तों। तो इसने भी करी थी इनको हराकर, और इसी खुशी में विक्रम संवत शुरू किया गया था। विक्रम संवत शुरुआत करने का कारण क्या था दोस्तों, क्वेश्चन बनेगा। विक्रम संवत शुरुआत करने का कारण था शकों पर विजय, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है इसमें इम्पोर्टेंट जो बनने वाला है, जो कि पूछेगा। तो उसके बाद है दोस्तों एक शासक है जो इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है, रुद्रदमन, ठीक है, रुद्रदमन प्रथम। रुद्रदमन प्रथम दोस्तों पूछ लेगा किस वंश से संबंधित है, शक वंश से संबंधित है दोस्तों। तो याद रखना आप, शक वंश से संबंधित। और ये मतलब कहाँ पर था इसका एरिया, जो आज के टाइम में मोस्टली काठियावाड़ और गुजरात के आसपास में पड़ता था दोस्तों।
ठीक है। और इसके क्वेश्चन क्या आएगा, सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक का पुनर्निर्माण किस शासक द्वारा करवागा, वो करवागा दोस्तों रुद्रदमन प्रथम द्वारा। और बोल देगा गिरनार अभिलेख लिखा था दोस्तों ने, क्योंकि एक संस्कृत प्रेमी था, संस्कृत का काफ़ी लगाव था इसका, तो इसने एक अभिलेख लिखा जिसका नाम था गिरनार अभिलेख दोस्तों। तो गिरनार अभिलेख को ही जैसे जूनागढ़ अभिलेख बोल देते हैं। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किससे है, जूनागढ़ अभिलेख का संबंध है दोस्तों या गिरनार अभिलेख का संबंध है किससे, रुद्रदमन प्रथम से, ये याद रखना आप। और ये किस में था, एक काफ़ी लंबा अभिलेख था, विशुद्ध संस्कृत में था दोस्तों। ये संस्कृत भाषा में तो लिखा इसने क्योंकि संस्कृत प्रेमी था, लेकिन वो शुद्ध भाषा नहीं थी संस्कृत की, जैसे तैसे भी लिखा इसने, लिख दिया दे मारा लिख कर। तो गिरनार अभिलेख या जूनागढ़ अभिलेख बोल देते हैं। इसका संबंध किससे हुआ, रुद्रदमन प्रथम थे, जो कि एक ही मतलब काफ़ी फेमस राजा था इसमें शक वंश में, जिसके बारे में क्वेश्चन बनता है। और इसके बाद दोस्तों इस वंश ने काफ़ी चांदी के सिक्के जारी किए थे बहुत ज़्यादा मात्रा में। और एक इनका जो पहला राजा था उसको ये क्वेश्चन नहीं आता, अभी तक तो आया नहीं, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं, इसलिए 50-50 लेके चलो, ध्यान में रखो। तो इनका पहला राजा कौन था, मो नाम बोल देते जिसको, मो जैसा आपसे बोला जाता है बोल सकते हो। तो पहला राजा हुआ दोस्तों शकों का ये। और उसके बारे में इसमें विक्रम संवत की शुरुआत किस वंश में हुई, ये क्वेश्चन बनेगा दोस्तों शक संवत में। और ये सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया, रुद्रदमन प्रथम ने। और मतलब रुद्रदमन प्रथम किस वंश से संबंधित था, शक वंश से। और जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख किससे संबंधित है, रुद्रदमन प्रथम से। और इसी में ही इन अभिलेखों में ही सुदर्शन झील का कोई जिक्र किया गया दोस्तों, जब इससे संबंधित है तो, क्योंकि इसी ने तो ये काम करवाए थे। तो काफ़ी चांदी के सिक्के जारी किए थे। और इससे जो भी क्वेश्चन बन गए यही बनेंगे, इससे बाहर आपको नहीं पूछेगा दोस्तों। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे दोस्तों इसके जो 2 वंश हो रह गए, एक तो पल्लव वंश और एक कुषाण वंश, उनके बारे में और दोस्तों डिटेल के साथ पढ़ेंगे। और उनसे बाहर क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा, जो बता रहा हूँ, बस जुड़े रहिए, संयम बनाए रखिए। लगातार आपका सिलेबस बेहतरीन तरीके से कराऊंगा दोस्तों। आप सोच भी नहीं सकते कि इतने कम टाइम में, जिसमें आपको लूसेंट भी सब कुछ मिल जाएगा, जो कि आप उठाने की कोशिश करते हो। सबसे पहले माइंड जिससे भी पूछे क्या पढ़े जीके में यार क्या पढ़े, सबसे पहले आपको राय देगा यार लूसेंट पढ़ ले, तो ये राय देगा। तो आपको अलग अलग बुक्स उठाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, चाहे कितनी मोटी बुक है कोई भी, मुझे सब पता है किस बुक की तरफ आपका अट्रैक्शन रहता है, किस बुक की तरफ नहीं, क्योंकि अपने टाइम में इस कंडीशन में से हमें निकल चुके हैं। तो जितने भी आप बुक्स उठाने की कोशिश करोगे दोस्तों, हर एक बुक्स का निचोड़ आपके सामने पेश किया है। तो जीके में इससे बाहर आपको बहुत कम चांस है, वैसे तो जीके वास्ट है, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, लेकिन जो कुछ आप अलग अलग बुक्स उठाकर उसमें अपना टाइम खोने की जरूरत कोशिश करोगे, इतना टाइम हालांकि बचा नहीं है। और जीके में कितना ही टाइम दे लो वही कम है, लेकिन जितना भी टाइम आप उन बुक्स पर दोगे तो वो कंप्लीट निचोड़ दोस्तों मैंने आपका थोड़े से टाइम में रख रखा, वो पसीना दिख रहा होगा दोस्तों, एफर्ट आप देख सकते हो। तो ये सब आपके लिए लगाया जा रहा है दोस्तों। बस उम्मीद है कि आपसे यही एफर्ट की उम्मीद करूँगा मैं, ये आप बेहतरीन एफर्ट दो और अपनी सक्सेस की राह पर चलो, जो कि मेरा पैशन बन चुका है, आपको जॉब की तरफ, सक्सेस की तरफ लेके जाना। दिन रात एक कर दो दोस्तों, दिन रात एक, भूल जाओ सब कुछ नहीं है। 1-2 साल की मेहनत है, 5-6 महीने की, 2-3 महीने की मेहनत है, मन लगा कर धुम्मा उठा दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों शेयर करना, खूब सब्सक्राइब करना और खूब लाइक करना, ये ताकि आपका सपोर्ट बेहतरीन मिलता रहे और दूसरे बच्चों का भी भला हो सके। जय हिंद, जय भारत।